हेलो। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो ये वैसे ही है जैसे चेहरा तभी चमक सकता है जब आपका किडनी, लिवर, हार्ट सब बढ़िया ढंग से काम कर रहा हो सर। और भारत तभी चमक सकता है जब राज्य जो है वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हो। इसलिए आज इस सेशन में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यों की भूमिका क्या है इंडिया की सक्सेस स्टोरी में। और हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। जी बहुत धन्यवाद आपका, सबको सभी को मेरा नमस्कार। धामी जी, वैसे तो लोग आपको आजकल धाकड़ धामी भी कहने लगे हैं। एक लिस्ट मीडिया और लोगों ने बनाई है नरेंद्र मोदी के फैब 4 मुख्यमंत्रियों की, जिसमें योगी जी, फडणवीस जी, हिमंता जी और आपका भी नाम शामिल है। अभी आपकी सरकार ने 3 साल पूरे किए हैं। ये बहुत ही धाकड़ 3 साल रहे हैं। ये सोच समझ के आपने इतना धमाका किया है या होता चला गया है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो जो 3 साल का अभी आपने जिक्र किया, मैं 3 साल जो पूरे हुए और अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उत्तराखंड की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पहली बार 2022 का आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में एक मिथक टूटा, एक परिपाटी बदली। हर बार उत्तराखंड में 5 साल में चुनाव होने पर सरकार बदल जाती थी। राज्य स्थापना के बाद 2022 के आम चुनाव में हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए और उत्तराखंड की जनता ने 5 साल में सरकार बदलने वाला मिथक तोड़ दिया, परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी, उसके बाद फिर से हमको सरकार बनाने का मौका दे दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 3 साल में अनेक काम जो देवभूमि के लोग चाहते थे, जिसको बहुत पहले होने चाहिए थे, उन कामों को हमने आगे बढ़ाया है। कुछ पर ऐतिहासिक रूप से हमने निर्णय लिए हैं। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसकी पूरी देश के लोग भी चाहते हैं, दुनिया में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि आस्था श्रद्धा का केंद्र देवभूमि उत्तराखंड है। गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, पर्वत मालाओं से आच्छादित है। हमारा 71% भूभाग 71% वो पूरा फॉरेस्ट है। तो हम सबको देखिए जल, जीवन, पर्यावरण हर प्रकार से देने का काम करते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड का अपना एक विशेष महत्व हमेशा से रहा है कि ऋषियों की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, योग की भूमि है, देवभूमि है। तो उसका स्वरूप बना रहे, उसकी जो पवित्रता है वो भी बनी रहे, उसके लिए हमने काम किया है। अब मैं अपना ही बोलते रहूंगा तो मुझे लगता है कि जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो... लेकिन जब आप ये सारे काम कर रहे हैं, एक काम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में है कि आपने सबसे पहले यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू कर दिया। क्या जो अभी चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जो संपत्ति को लेकर उसमें व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ रहा है, यूसीसी लाने के बाद आप कंफर्टेबल हैं कि राज्य में जिस तरह से चल रहा है और चेंजेस उसमें होंगे क्या? ये देखिए, हमारे राज्य में एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। आपस में सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यूसीसी लाने का निर्णय भी हमने 2022 में जो हमारे असेंबली का आम इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में हम गए और हमने ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया कि हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले यूसीसी लाने के लिए हम जो है काम करेंगे, यूसीसी कानून बनाएंगे
और हमने उत्तराखंड की जनता के साथ जो वचन दिया था वो हमने वचन निभाया है। और मैं कहूं तो जिसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया था हमने वो काम कर दिया। तो यूसीसी लागू हो गया इस महीने की 27 जनवरी इसी साल पूरे राज्य के अंदर एक साथ लागू हुआ, जो कि एक बड़ी प्रक्रिया थी। एक बड़ी प्रक्रिया की जैसे नई सरकार का गठन होते ही हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। ड्राफ्ट कमेटी ने 2,36,000 लोगों से अलग अलग प्रकार से संपर्क किया, सबके विचार लिए, राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करी, धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात करी और ड्राफ्ट बना। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उनके चेयरमैनशिप में कमेटी थी, उस कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट दिया, हम उसको विधेयक के रूप में लेकर आए। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी मंजूरी हमको दी, उसके बाद एक्ट बनाया गया। नहीं, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? उसको देखिए, एक एक्ट लाना और उसको लागू करना। अभी कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते रहे, जिन्होंने कभी हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करी। ये यूसीसी ऐसा है, एक तरह से मैं कहूं कि देश की जो हमारी 50% आबादी है, उस 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी है। उनके लिए संपूर्ण सुरक्षा का कानून यूसीसी है। तो नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी उल्लेख भी नहीं है और हमारी संस्कृति में है भी नहीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में कई बार ये प्रकरण आए और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी। उनका एक कोई न कोई रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में रहते हैं, आज संबंध अच्छे हैं तो साथ में रह रहे हैं, और साथ में रहते रहते संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार जब संबंध खराब हो जाते हैं तो उन पर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट होती है, हिंसक गतिविधियां होती हैं और बहुत सारे मामलों में हत्याएं हुई हैं। सूटकेसों में काट काट के, बॉडी के टुकड़े काट काट के रख दिए गए, फ्रिजों में भर दिए गए। इसी दिल्ली में 2022 में श्रद्धा बालकर और आफ्ताब का एक बहुत चर्चित कांड यहाँ दिल्ली में हुआ था। पर सर, वो तो पत्नी भी कटवा दे रही है मेरठ में, तो लिव इन रिलेशनशिप से क्या है? नहीं, देखिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जो इसमें प्रावधान किया है, वो प्रावधान हमने इसलिए किया है कि हमने उन बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध किया है। क्योंकि माता पिता के पास उनके बच्चे अगर उनको जीवन से हाथ धोना पड़े तो पूरी जिंदगी भर उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। आप लिव इन रिलेशनशिप वाले इशू पर बैकफुट पे नहीं जाएंगे? कोई चेंज नहीं होना है उसमें, ये तय है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने एक अच्छी शुरुआत करी है और हम आगे बढ़ेंगे। हम अच्छे किसी के जिसके अच्छे सुझाव होंगे हम अपने सुझावों में सम्मिलित करेंगे, अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे उनको। ठीक है। एक दूसरा विषय जो आजकल बहुत चर्चा में उत्तराखंड को लेकर, वो है मज़ारों पर जो एक्शन हो रहा है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये आप जो कर रहे हैं मदरसों पर भी अभी आपने एक्शन लिया, कई मदरसों की फंडिंग क्या है नहीं है उसकी जांच हो रही है, मज़ारों को वहां से हटाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने जब यहाँ पर शुरुआत आपके साथ में यहाँ बैठा तो मैंने एक बात कही कि पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देवभूमि को बहुत आस्था से देखते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हर एक के मन में देवभूमि के लिए एक अलग श्रद्धा है। देवभूमि देवों के सबसे नजदीक, हर प्रकार से शुद्ध होगा, कहीं कोई वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होगा, अच्छा परिवेश वहाँ पर होगा। वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। देखिए, जो मजारों की बात आपने करी, अनेक स्थानों पर अवैध मजारें बनी हुई थी और सरकारी जमीनों पर, कहीं पर वो फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं एग्रीकल्चर की लैंड है, कहीं रेवेन्यू की लैंड है, कहीं पीडब्ल्यूडी की, मतलब जो भी सरकारी लैंड। और हमने कहा कि ये जितना भी ये इंक्रोचमेंट है, सुशांत जी, इंक्रोचमेंट तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना।
अतिक्रमण सही है कि मैं आप इससे पूछ रहा हूं, आप नहीं नहीं, उसमें और हमने तो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे जब वो मज़ारें हटी तो अंदर से कुछ निकला हाँ, ही मैं नहीं। उसी को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, वो पूरा घिरा हुआ था चारों तरफ से। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मजारों के नहीं निकले, लेकिन उसके लिए भी हमने जो है एक जो कानूनी व्यवस्था होती, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमने काम किया। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें, अपना नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया, और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं, और यह अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ऐसी जो आपने मदरसों की बात करी है, मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है, और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मैं ही नहीं चाहता, देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर भी आप बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, वो हटाया गया। लेकिन इसका जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, एक भी मामले में आप बताइए कि अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में कोई भी होगा तो हटाया जाएगा उसको। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर ऑडियंस इतने लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि भाई अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, बताइए हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ तो समर्थन है, लेकिन आपके जो समर्थन नहीं है। अभी कहाँ पूरे देश के अंदर कहीं भी आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा, और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई वातावरण भी नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि आपस में सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। आप मुझे कह सकते हैं क्या कि मैं किसी को टारगेट करके काम करूंगा? ये हमारा बिल्कुल भी कार्य व्यवहार नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में इतनी बार बीजेपी की सरकार रही, किसी ने मजारों पर एक्शन नहीं लिया, ये धामी साहब आके हटवा रहे हैं सबको। अब देखिए, जो काम पहले नहीं हो पाए, अभी मैं विधानसभा में बोल रहा था एक दिन, उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी साहब ने इस चीज की शुरुआत करी। मैंने कहा जी, एनडी तिवारी साहब हम लोगों के लिए बहुत हमारे प्रेरणा के वो हैं, उन्होंने बहुत काम किए, देश में भी किए, उत्तराखंड में भी किए। हाँ, लेकिन जो काम उन्होंने शुरुआत की है उन कामों को हमने आगे बढ़ाया है। जो काम उनके समय में या मेरे से पूर्ववर्ती वालों के समय में नहीं हो पाया है, वो काम भी मुझे करने हैं। तो जो काम पहले नहीं हो पाए उन कामों को अब आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें जो ऑपोजिशन है और जो आपके विरोधी हैं, उनका कहना है कि आपकी 3 साल की उपलब्धि यही है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, इसको आप जो है मुद्दा बनाकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उपलब्धि भी है, उत्तराखंड की जरूरत भी है, और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो जरूरी था वो इस अतिक्रमण को हटाना, धर्मांतरण का कानून लाना, देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी जैसे कानून की गंगा को प्रभावित करना। थूक जिहाद एक घृणित मानसिकता है, लव जिहाद घृणित मानसिकता है। इन मानसिकताओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना, मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। आने वाले समय में ये कानून हमारे जो बनाए गए हैं, चाहे नकल का कानून भी है, अभी आपने उसके बारे में नहीं पूछा, उस नकल के कानून से समूल रूप से हमने जो है माफियाओं का वहां पर अंत कर दिया है। एक भी नकल माफिया नहीं है, एक भी नकल का प्रकरण नहीं आया है। अगर पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 3 सालों में 20,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हम कर पाने में हमने सफलता प्राप्त करी है, और किसी भी मामले में न्यायालय नहीं जाना पड़ा, किसी मामले में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा चयन होगा, हमारे को सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। और पहले ये विश्वास टूटता जा रहा था। हमारे यहाँ बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहकर लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। कोई सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई दूध बेचता है, छोटा छोटा कोई खेत का काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करूं, ट्यूशन की व्यवस्था करूं, उनके लिए कहीं पर शहर में ले जाकर उनके लिए मकान कमरा किराए में लूं।
ऐसे माता पिता का, उनके बेटे बेटियों का विश्वास टूटता जा रहा था। ये नकल का कानून आने के बाद जिनका 5 सालों में 6 सालों में चयन नहीं हो रहा था, अब उन्हीं का चयन एक साथ 4-4 परीक्षाओं में हो रहा है। सर लेकिन एक चीज ये बताइए, जब आप ये मजार हटाते हैं, मदरसों पे एक्शन लेते हैं, देश में किसी दूसरे हिस्से में ऐसा हो तो सड़क पे भीड़ आ जाती है, उत्तराखंड में नहीं आती, आपका विरोध नहीं होता, ये आपने क्या सेटिंग की हुई है? देखिए इसके पीछे सेटिंग नहीं है। देखिए हम व्यवस्था के अनुरूप चलने वाले हैं। कानून, जो कानून है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में रहने वालों को कानून से जीने की आदत, उसकी हमने शुरुआत की है कि सबको कानून से जीना है, चाहे कोई भी काम हो वो कानून से होगा। तो इसलिए कानून को सब मान रहे हैं। नहीं, कानून तो एक वो वक्फ वाला भी आ रहा है, उसको लोग नहीं मान रहे, सड़क पर आ जा रहे हैं। नहीं मानेंगे, देखिए हम लोग उत्तराखंड में उसको भी मनवाएंगे। उत्तराखंड में कर देंगे, मनवाएंगे जी। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही है, और मैं वक्फ पर आऊं उससे पहले एक चीज जिसकी चर्चा होती है, आपको लगा जब आप मुख्यमंत्री बने और आपने ये सब काम शुरू किया, आप बार बार देवभूमि की पवित्रता की बात कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकली देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हुआ है पिछले कुछ सालों में? क्या ये बिल्कुल काफी परिवर्तन करने के प्रयास हुए और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और इन सालों में हमने देखा है कि तेजी से डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ, जिसके कारण से राज्य में असंदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ी, ऐसे लोग बढ़े, रोहिंग्या बढ़े, तमाम प्रकार के लोग बढ़े जिनके आपराधिक इतिहास थे। हमने इसका वेरिफिकेशन शुरू करवाया है, और ये देवभूमि के मूल स्वरूप के लिए जरूरी था। और आज अब कानून का राज स्थापित हो गया है। आसानी से अब कोई ये नहीं सोच सकता है कि भाई हम अपराध करेंगे, हम गलत काम करेंगे और देवभूमि में आकर छिप जाएंगे, क्योंकि देवभूमि के अंदर देखिए हमने अतिथि देवो भव की तर्ज पर काम शुरू किया है। हमारा राज्य बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पे आने वाले लोगों का राज्य है। चारधाम यात्रा हमारी अभी अप्रैल माह से प्रारंभ हो रही है, तो पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, पूरे देश के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, पूरे साल भर पर्यटन चलता है। हमने इस बार नया काम शुरू किया है, शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारा प्रोत्साहन करने के लिए वो भी यात्रा का हिस्सा बने। इस बार मुखवा हरसिल में आकर, माँ गंगा का मायका होता है, आप जानते होंगे हरसिल में, तो 6 माह माँ गंगा की डोली वहां पर निवास करती है, पूजा पाठ वहां पर होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए। तो इसलिए प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं भाई, अब आपने ये चारधाम यात्रा जो शुरू हो रही है उसमें आपने कह दिया रील नहीं बनाने देंगे, अब जेनजी का क्या होगा? किसका? ये जो नेक्स्ट जनरेशन है रील वाली, आपने कहा चारधाम में जो लोग आ रहे हैं उनको रील नहीं बनाने देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि यात्रा केवल शुद्ध रूप से यात्रा होनी चाहिए। मैं तो आज चूंकि यात्रा शुरू होने से पहले आपके इतने बड़े मंच पर आपके साथ हूँ, और पूरे देश भर के अंदर दुनिया भर के लोग आपको भी बहुत देखते हैं, आपका वो भी देखते हैं, सब देखते हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया से सारे आपके क्रियाकलाप हैं उसको देखते हैं। तो मैं जरूर जानता हूं कि आप यहाँ बैठे हैं तो मेरी बात सब तक पहुंचेगी। देखिए यात्रा के कुछ नियम होने चाहिए। यात्रा के नियम हमारे पहले के समय से, ऋषि मुनियों के समय से, हमारे पूर्वजों के समय से यात्रा के नियम बने हुए हैं। यात्रा में साफ सफाई से रहना है, नियम संयम से रहना है। तो ये यात्रा धर्म के लिए है, ये हमारा तीर्थाटन है। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों अलग अलग हैं। पर्यटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं और तीर्थाटन के लिए अलग स्थान बने हुए हैं। तो दोनों पर पालन करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि एक छोटा सा रील बनता है, पता नहीं कितने साल पुराना रील, जब हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है उस समय डाल देते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो गई, यहाँ पर ये हो गया। तो उसके कारण से पूरे देश भर के, दुनिया भर के अंदर लोगों में एक ऐसा संदेश जाता है, उसकी जो वेरीफाइड उस समय नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि भाई वहां पर पवित्रता बनी रहे, अच्छे से लोगों के दर्शन हो, लोगों की सुरक्षा का प्रबंध हो, उनको कोई परेशानी न हो। जो भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं वो अपनी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न। रील कल्चर छोड़कर फील कल्चर के साथ आइए, फील कीजिए अध्यात्म को, सनातन को। नहीं, सबका स्वागत है और अच्छी यात्रा करवाएंगे सबको। लेकिन जब आप चारधाम यात्रा भी करा रहे हैं, अभी केदारनाथ में भी जो विकास हो रहा है, एक कंसर्न लोगों का है उत्तराखंड को लेकर कि
डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन किस लेवल पर जाकर, क्योंकि पहाड़ों को आप कितना खोदेंगे? क्या केदारनाथ में फिर से उस लेवल पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा जो कि समस्याएं खड़ी कर सकता है? उत्तराखंड में ऐसा तो नहीं हो रहा? देखिए, केदारनाथ पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बाबा के, श्री केदार बाबा का धाम, बाबा का स्थान। और 2013 में बहुत बड़ी प्रलय केदारनाथ में आई थी और सारा तहस नहस हो गया केदारनाथ। उस केदार को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का अवसर और मौका हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान ने दिया और उसके बाद अब दिव्य केदार और भव्य केदार बन गया है। वहां पर नवनिर्माण हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, कई सारे काम हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे काम इकोलॉजी को बराबर ध्यान में रखते हुए कि इकोलॉजी भी बनी रहे और उसका संतुलन भी बना रहे और उसके अनुरूप, क्योंकि हमने जो उत्तराखंड राज्य में विकास का मॉडल अपनाया है वो इकोलॉजी और इकोलॉजी दोनों में संतुलन का अपनाया है, दोनों में बैलेंस रहे। जीईपी ग्रॉस एनवायरनमेंट का हमने पहली बार वहां पर शुरू किया है और ये नए काम हम इसलिए भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे धाम हैं उन धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी भी है। उस बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो लोगों को भी परेशानी होती है, वहां पर प्रबंध करने में भी दिक्कत होती है। तो आसपास के क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान और डेवलप हों और स्थान बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं अभी आगे। अभी जब आपको याद होगा बीच में वो टनल हादसा हुआ था, आपको स्पेशली बहुत टारगेट किया गया, बहुत सवाल पूछे गए आपको और पीएम को, दोनों को पहले दिन से। अभी तेलंगाना में एक हादसा हुआ है जो पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है और वहां मौत भी हो गई। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, टेक्निकलिटी कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था जो सवाल उस वक्त पहले दिन से, डे 1 से आप पर पूछे गए या आपको टारगेट करने का प्रयास हुआ था? देखिए, हमारे राज्य में जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं अभी आपके साथ यहाँ इसमें कार्यक्रम में आने से पहले बैठा था यहाँ, तो मुझे अभी प्रश्न किया गया एक कि आपके लिए चुनौती क्या है, आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो हमारे सामने हर साल राज्य में होने वाली आपदाएं भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो लैंडस्लाइड के रूप में हो, चाहे वो एवलॉन्च के रूप में हो, चाहे वो अतिवृष्टि के रूप में हो, चाहे वो बादल फटने की रूप में हो। अभी हाल में फरवरी माह में बड़ा एवलॉन्च आ गया हमारे यहाँ माणा में। सिलकारा टनल का 17 दिन तक चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन केदारनाथ मार्ग पर अभी 2024 में बड़ी आपदा आई और इतनी बड़ी आपदा कि 29 स्थानों पर रोड जो है डिस्कनेक्ट हो गया, पुल ध्वस्त हो गए। ऐसे ही हमारा जनपद एक टिहरी है, 3 स्थानों पर लगातार सीरीज से वहां पर जो है बादल फटे। अनेक सीमांत क्षेत्रों में, हमारा धारचूला जैसा क्षेत्र है, चमोली का क्षेत्र है, अक्सर ये घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं। और जो सिलक्यारा टनल था, वो सिलक्यारा टनल पर अब बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे लोग शोध कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे संपन्न हुआ। मैं आपको बताऊं, वो चैलेंज, जो लोग मीन मेख निकालने वाले हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो तो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, जबकि अब आपदा तो कोई लाता नहीं है, आपदा तो आपदा होती है, किसी भी समय आ जाती है। लेकिन उसमें अवसर ढूंढने वालों से मैं यही कहूंगा कि ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो 41 लोगों को जो हम सुरक्षित रूप से सब लोग मिलकर, मैं कह रहा हूं कि हम लोग सशरीर वहां पर थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार एक दिन में कई बार उनकी जानकारी लेते थे। जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की वहां पर जरूरत होती थी, अगर मशीन लानी हो, चाहे उसमें अच्छे टेक्नोलॉजी को जानने वाले वैज्ञानिक लाने हो, अनुसंधान करने वाले लाने हो, देश दुनिया के लोगों को बुलाना हो, ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वहां पर इसके विशेषज्ञ आए, उन सबको करना हो, वो सारा का प्रबंध हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हमको वहां पर इतनी बड़ी सफलता मिल पाई और हम 41 लोगों को बचा पाए। भारत सरकार की अनेक एजेंसियां और पूरे देश के लोगों ने, और मैं कहूं कि देश ही नहीं दुनिया के लोग दुआएं कर रहे थे उनको बचाने के लिए। आपको उस वक्त याद है पीएम से जो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी, कोई कॉन्वर्सेशन जिससे आपको लगा कि
उसने बड़ा हौसला दिया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने। नहीं, मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक दिन, एक दिन हो 2 दिन हो, जब 60 मीटर का लगभग ऐसा रास्ता था जहां वो फंसे हुए थे और पाइपलाइन डाली जा रही थी जिससे उनको निकाला जाए, तो पहले दिन ये हुआ कि बहुत सामान्य हादसा है और जेसीबी चलेगी, पोकलैंड चलेगी, सारा मलबा हटा देगी और इन लोगों को हम बाहर निकाल लेंगे। दीपावली के दिन हुआ था, मुझे याद है, 12 नवंबर को। तो शाम को फिर वो मलबा हटाने लगे लोग, तो थोड़ा मलबा हटाते थे तो ऊपर से भयंकर रूप से चट्टान नीचे आती थी। फिर ये हुआ कि पाइपलाइन डाली जाएगी। पाइपलाइन 5-6 फुट गई, 5-6 मीटर। उसके बाद बड़ा रॉक आ गया, हार्ड आ गया। फिर रुक गया तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 7वें 8वें दिन ऐसा लग रहा था कि अब जो है हम ये पाइपलाइन तेजी से अंदर डाल देंगे। तो 42-44 मीटर पर जाकर फिर पूरी मशीन फंस गई अंदर। जो आगर मशीन होती है, एक नई टेक्नोलॉजी है, वो मशीन अंदर जाकर पूरी बैंड हो गई। अब उस समय तक जो मजदूर लोग जो अंदर थे, उनसे हम बात कर रहे थे, तो हमने उनको कहा था कि हम आपको जो है 1-2 दिन में बाहर निकाल लेंगे। तो जब मैं वहां पहुंचा, कुछ काम करके, मैं रोज वहां पहुंचता था, रोज वहीं रहता था मैं भी। सारे काम मैंने अपना कैंप कार्यालय भी वहां पर खोल लिया था। तो जब हम वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे लोग बड़े निराश बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल कहां से हम ड्रिल करें कि जहां से इनको हम निकाल पाएं, और रास्ते भी निकालें, क्योंकि एक रास्ता बंद हो गया है। तो मैंने सभी लोगों से कहा, भाई देखो ऐसा है कि इसमें हम सब लोग एक साथ जब प्रयास करेंगे, ये हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग एक शब्द होता है, थोड़ा मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा, तो मैंने कहा सबको कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, इसमें एक साथ हमको प्रयास करना है, हमें अन्य रास्ते ढूंढने हैं। ये कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि ये आपदा आई हुई है, लोग फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको जो है, जो लोग अंदर जिनकी हिम्मत, अब 12 दिन हो गए, अब उनकी हिम्मत बतानी है पहले तो, कि उनको बताना है। मैंने कहा मैं पहले उनसे बात करने जा रहा हूं। मैं उनसे बात करने के लिए गया, वहां से मैंने कहा वो लाइन जोड़िए, क्योंकि उनको बताना जरूरी था कि भाई आप अभी टाइम, मैंने जब उनको बोला कि आप तो जानते हो कि भाई ये 56 मीटर पर, 57 मीटर पर ये हमको ब्रेक थ्रू मिलना है। हम अभी 47 पर पहुंच गए हैं, 10 बचा है, लेकिन ये मशीन यहां पर हमारी टूट गई है। अब इस मशीन को काट काट के बाहर निकालना पड़ेगा। वो कठिन काम था, पाइप के अंदर जाकर मशीन को काटना, और गर्मी हो जाती थी अंदर, हाथ से काट के फिर उसको बाहर निकालना, और 1 मीटर काटने में लगभग 3 घंटे का समय लगता था। तो उनको मैंने कहा कि भाई हम 10 मीटर दूर हैं आपसे, और अब ऐसी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, मुझे लगता है कि 2-4 दिन 5 दिन और लग सकता है। तो मैं सच में, मुझे अच्छा ये लगा कि जो हमारे श्रमिक भाई उसमें फंसे हुए थे, जो उनके लीडर थे, गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश, एक सबा खान बिहार के थे, तो इनसे मैंने जब बात करी तो इन्होंने मुझे बहुत जोश दिलाया। उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रधानमंत्री जी पर, आप पर बड़ा भरोसा है कि आप लोग हमको निकाल लोगे, और आप हमारी चिंता मत करिए। 5 दिन नहीं, अगर हमें 10 दिन भी रहना पड़ेगा तो हम 10 दिन यहाँ रह लेंगे, और आप हमको बस, आप अपनी चिंता करिए बाहर की, हमारी यहाँ की चिंता मत करिए, हमारे परिवार वालों को बता दीजिए। तो उनका हौसला था, और अगले 5 दिनों तक फिर चला, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो सारे के सारे सुरक्षित निकल गए। मैं सच बताऊं, जब वो सब के सब बाहर निकल गए, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर दिन सवेरे होती थी 8-9 बजे के बीच में प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाता था। 8 से 9 के बीच में पर डे में खाली रहता था कि अब पीएम साहब का फोन आएगा। तो उनका फोन आने से फिर दिन भर काम करते थे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि आसमान को देखते थे कि भाई अब करें तो करें क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी लाएं, कौन सा काम करें, क्या कहें, किसको कहें। कहीं कोई जगह नहीं बचती थी, सब कुछ था, पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था। जब वो निकल गए बाहर, तो मैंने आसमान को देखा, तो मुझे लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। तो मैंने फिर अपने को संभाला, तो बाहर आया, तो फिर रात को लगभग 10-साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, तो फिर प्रधानमंत्री जी का फोन आया। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और सबको बताया कि मेरी तरफ से सबको बता भी देना। उन्होंने फिर होटल में जो लोग हमारे जो श्रमिक निकले थे, उन सभी से भी बात करी रात को ही।
जब ये 8-9 बजे के बीच प्रधानमंत्री का फोन आता था तो आपको तनाव रहता था कि अब फिर बॉस का फोन आने वाला है? नहीं, उस समय तो उनका फोन आना माने कि एक तरह से हौसला बढ़ता था कि हमसे ऊपर वो हैं। नहीं तो वहां तो ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं, अब किसको कहूंगा मैं वहां। मैं खुद एक राज्य का मैं प्रमुख वो हूं और उसमें मैं किसको कहूं, क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं सूझता था। धामी जी ये भी बताइए, प्रधानमंत्री के साथ आपका काम करने का अनुभव क्या बताता है? क्योंकि बाहर जो इकोसिस्टम माहौल बनाता है कि नरेंद्र मोदी बहुत ऑटोक्रेटिक हैं, सुनते नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपनी दुनिया में रहते हैं। आपने एज अ सीएम जब उनके साथ काम किया, आपका अनुभव क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं भी पहले ऐसा सोचता था। अच्छा। मैं अब चूंकि मेरा उधर देख रहा हूं कि टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन मैं आपने बताना जरूर चाहता हूं, आपने मुझे कहा तो। मैं जब पहली बार इस जिम्मेदारी पर आया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, उस समय कोरोना चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक कमरा खुला। मैं प्रधानमंत्री निवास में पहली बार गया था, एक बार अटल जी के समय में गया था पहले, लेकिन उतना अंदर नहीं गया था। तो इस बार मैं ये जिम्मेदारी मिलने के बाद लगभग 4 साल 3.5 साल पहले की बात है, मैं गया तो एक दरवाजा खुला। मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे लगा कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी होंगे या और अंदर होंगे। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो आवाज आई, आइए आइए। तो मैं नीचे देख रहा था, मैंने सामने देखा तो मुझे प्रधानमंत्री जी दिखाई दिए। तो मैं बहुत संकोच कर रहा था, फिर थोड़ा आगे गया तो मैंने उनके लिए जो गुलदस्ता लिया था हाथ में, मैंने उनको गुलदस्ता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना मास्क हटा दीजिए। तो मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था, मैं देख नहीं रहा था, क्योंकि मेरा जैसा आप कह रहे हैं उसी प्रकार का था। लेकिन 2-3 मिनट में जो भी औपचारिकता होती है वो करने के बाद मैं सामने बैठा, और बैठते ही उन्होंने जब पूछना शुरू करा कि माता जी कहाँ हैं, गांव में है कि घर में है, वहां पर हैं। तो उनको पता था, जब मैं गया था तो उनको पता था कि माता जी गांव में रहती हैं। तो मैं बात करते करते मुझे ये बताया गया था कि आपका आधे घंटे का टाइम है बाहर पहले से। तो बात करते, और पहली बार थोड़ी 5 मिनट के बाद सच में सुशांत जी मुझे लगा ही नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी अभिभावक से बात कर रहा हूं। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं लगातार बोल रहा हूं और वो सुन रहे हैं। मेरा 1 घंटा 20-25 मिनट तक मैं उनके साथ रहा। तो एक एक चीज पर वो इतना अवसर देते हैं, कभी जोर से नहीं बोलना, कभी ये नहीं करना, हर छोटी चीज पर भी उनका जो है ध्यान रहता है। और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कैसे उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है, वो सच में भारत के तो शिल्पकार हैं ही हैं। वो भारत, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा तो वो हैं ही हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के निर्माण की बात करूं तो मैं बहुत बड़ा उनको मानता हूं कि वो व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसको सिखाया जाता है, कैसे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाता है, कैसे संवेदनशीलता से उसकी परेशानियों को समझना। ये कोई, अगर मैंने ऐसा व्यक्तित्व तो पूरे भारत में मैंने कभी, मुझे कोई दूसरा नहीं। और सबसे बड़ी खूबी जो उनकी मानी जा रही है कि वो टैलेंट ढूंढ के निकाल के ले आते हैं, जैसे पुष्कर सिंह धामी को ले आए, उन्होंने आप पर विश्वास जताया। उत्तराखंड में सीएम जब एक के बाद एक चेंज हो रहे थे और आप आए थे तो लोगों को लगा था कि कहां से धामी जी आए, क्या करेंगे। लेकिन आज आपका नाम अगर धाकड़ धामी लोग बुला रहे हैं तो कुछ तो आपने किया है। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं सर। चलिए, बहुत। और उत्तराखंड में आप इसी तरह से बेहतर काम करते रहें। मुझे लग रहा है पब्लिक का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। Thank you.